दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए आज तीसरा वीडियो है। इस बुक का हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। बिहार अध्यापक भर्ती के साथ ही बीपीएससी ने, बिहार लोक सेवा आयोग ने विभिन्न एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, सारे क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं और 1 लाइनर है, एमसीक्यूज क्वेश्चन नहीं है इसमें। और ये जो 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और इस तीसरे वीडियो को हम इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। साथ ही बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए अगर आपने मॉडल पेपर वाले वीडियो ना देखे हों तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। एक मॉडल पेपर है, उसमें 15 सेट हैं, उसको आप ज़रूर देखिए। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। आज के वीडियो हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको कवर करेंगे। आधुनिक बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि पर स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। मगध का प्रथम राजवंश था तो ये हर्यक वंश था, मगध का प्रथम राजवंश। और इस वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, गिरिब्रज को राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंडप्रद्योत की चिकित्सा के लिए उनके राज्य में भेजा था। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना था और ये अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जानते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक था वो नागदशक था। नागदशक को हर्यक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था और नंदीवर्धन को महानंदिन के नाम से भी जाना जाता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था और नंद वंश का अंतिम शासक था वो ये घनानंद था। इसमें घननंद दिया हुआ है और घननंद सिकंदर का समकालीन था और ये घनानंद या धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसी काल के बाद फिर हम मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। मौर्य साम्राज्य में चाणक्य, जिन्हें हम लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, इन्होंने ही धननंद को हराने में चंद्रगुप्त की सहायता की थी और चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे। चाणक्य द्वारा इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका विषय है राजनीति। राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें कवर किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर, और ये सेल्यूकस निकेटर ये बेबीलोन का शासक था, इसको पराजित किया था, जिसने बाद में अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। और कार्नेलिया को हेलेना के नाम से भी जाना जाता है। विवाह के बाद एरिया, काबुल, कंधार और हेरात, मकरान कुल 4 प्रांत दहेज में दिए थे और इसे अराकोसिया, पेरिम्सदेई और जेडुरिया के नाम से भी जाना जाता है, इन सभी एरिया को। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। इसका वर्णन एपियानस ने किया है। सेल्यूकस का राजदूत था जो मेगस्थनीज था और ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका था। और चंद्रगुप्त जैन धर्मावलंबी था जो जैन धर्म भद्रबाहु का शिष्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 297 ईस्वी पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और उपवास पद्धति के नाम से, उपवास पद्धति के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, ये उपवास पद्धति में संलेखना के नाम से जानते हैं इसको। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था जो 297 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। और बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्रघात, जिसे हम लोग शत्रु विनाशक कहते हैं, एवं सिंहसेन के नाम से भी जानते हैं। तो बिंदुसार को अमित्रघात और सिंहसेन, ये दोनों नामों से जाना गया है। इसके बाद अशोक का शासनकाल आता है। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में। राजा बनने से पहले अशोक अवंती का उपराजा या वायसराय था। दोस्तों, अवंती को उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है, उस काल में जाना जाता था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था।
पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की, कुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेख में अशोक को देवानामप्रिय तथा देवानाम प्रियदर्शी उपाधियों से संबोधित किया गया है। राजाभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाएं बनवाई थी, जिनका नाम लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। इन चारों झोपड़ियों के नाम हैं। अशोक द्वारा धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक थे। और जो सोन एवं उत्तरा, ये स्वर्ण भूमि को बर्मा के नाम से आज हम लोग जानते हैं, म्यांमार। महेंद्र और संघमित्रा ये श्रीलंका गए थे। और मजतिक ये कश्मीर और गंधार गए थे। और महारक्षित यवन राज्य में धर्म प्रचार किए थे। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो शिलालेख हैं, दूसरे स्तंभ लेख हैं और चौथे हैं गुहालेख। अशोक के शिलालेख 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टेफेंथलर ने किया था। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। रोमनदेह स्तंभ का लेख सबसे छोटा है, याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं वर्णित विषय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो पहला शिलालेख है, इसमें जो विषय है पशु बलि की निंदा की गई है। और पहला पृथक शिलालेख सभी मनुष्य मेरे संतान हैं, इस विषय का वर्णन किया गया है। और दूसरा है मनुष्य एवं पशु दोनों ही चिकित्सा व्यवस्था तथा चोल पांड्य सत्ययुक्त केरल और सिलोन का उल्लेख इसमें किया गया है। तीसरे में राजकीय अधिकारी युक्त राज्यों को और प्रादेशिक हर 5वें वर्ष पर जाने का आदेश दिया था इसमें। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। और 6वें शिलालेख में प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं। 7वें अभिलेख में आत्मनियंत्रण मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश दिया है। और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। जो कि 9वां शिलालेख है, इसमें सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में धम्म के पालन का उपदेश है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या और 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। और 13वें में कलिंग युद्ध पड़ोसी राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। कुछ राज्य हैं और उनकी राजधानी उस समय के हैं। जो प्राच्य प्रासी पूर्वी प्रांत के नाम से जानते हैं, उसे उसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। कलिंग की तोसली है। अवंती की उज्जैनी है। उत्तरापथ की तक्षशिला और दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जो मार्ग निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमोई के नाम से जानते थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। भ्रमणशील गुप्तचरों को संचरा तथा एक जगह रहने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। एक धर्मस्थी होते थे, जिसे हम लोग दीवानी कहते हैं, और एक कंटक शोधन होते थे, जो फौजदारी। सरकारी भूमि सीता कहलाती थी। बिना वर्षा के उपजाऊ भूमि को अदेव मात्रक कहते थे। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान सीता अध्यक्ष कहलाता था। प्रधान जो अधिकारी होता था। राज्यों की युक्ति प्रादेशिक धम्म महापात्र स्त्राध्यक्ष वज्रभूमिक मौर्यकाल के प्रमुख प्रशासनाधिकारी माने जाते थे। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के तीर्थों का वर्णन है, जिसमें कि 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया: सैनिक, निरीक्षक, दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर और सभासद। मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। 184 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। अब शुंग वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कवर कर लेते हैं। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ किया तथा पतंजलि इसके पुरोहित थे। भरहुत स्तूप का पुनरुद्धार पुष्यमित्र ने करवाया था।
पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का शासक बना। कंडवंश शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या करके 75 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कंडवंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कवर कर लेते हैं। सिमुक ने कंडवंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान, जिसे हम लोग महाराष्ट्र के नाम से अब जानते हैं मॉडर्न में। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी एवं यज्ञ श्री सातकर्णी थे। पश्चिम का स्वामी गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, एक राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा तथा प्रोटीन की मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा सातवाहन वंश ने ही आरंभ की थी। सातवाहन शासकों को दक्षिणा पथ का स्वामी कहा जाता है और गाथा सप्तशती के रचयिता हाल तथा बृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य सातवाहन काल के साहित्यकार थे। दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा भारत में विदेशी आक्रमण। इसमें वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो बीपीएससी ने विभिन्न एग्जाम में पूछे हैं। तो हम लोग आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा भारत में विदेशी आक्रमण से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।